वेलकम टू मैकजोना। आज से हम एक वेपर पावर साइकिल्स की एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। स्टीम पावर प्लांट्स दुनिया में पावर प्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा ज़रिया है और ये वेपर पावर साइकिल्स के ऊपर बेस करते हैं। अब सबसे हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि वेपर पावर साइकिल आखिर क्या होता है। इसमें हम पहले पावर साइकिल को देखते हैं। पावर साइकिल एक ऐसा थर्मोडायनेमिक साइकिल होता है कि जिसके दौरान पावर प्रोड्यूस होती है, और अगर इस पावर साइकिल के दौरान वर्किंग फ्लूइड में अपनी फेज चेंज कर रहा हो तो उसको हम वेपर पावर साइकिल कह सकते हैं। इसी तरह हम स्टीम पावर प्लांट को देख लेते हैं। पावर प्लांट एक ऐसी इंडस्ट्रियल फैसिलिटी होती है जिसमें जिसमें पावर प्रोड्यूस होती है। अगर इसी पावर प्लांट में वर्किंग फ्लूइड जो है, जो मिसाल के तौर पर लिक्विड वाटर है, वो अपनी फेज चेंज करता है, स्टीम में कन्वर्ट होता है और वापस स्टीम से लिक्विड में आता है, तो हम इसको स्टीम पावर प्लांट कह सकते हैं। इस वीडियो में हम स्टीम पावर प्लांट के लिए एक थर्मोडायनेमिक साइकिल ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कार्नाट साइकिल इज़ द मोस्ट एफिशिएंट साइकिल फॉर द ऑपरेशन ऑफ एनी हीट इंजन। किसी भी प्लांट को, किसी भी साइकिल को चलाने के लिए कार्नाट साइकिल एक बेहतरीन साइकिल है। तो हम कोशिश करेंगे स्टीम पावर प्लांट को कार्नाट साइकिल के ऊपर चलाएं। अब यहाँ पे क्योंकि इस स्टीम पावर प्लांट में वर्किंग फ्लूइड अपनी फेज चेंज करता है, यानी अगर लिक्विड वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है और वापस लिक्विड में आता है, तो हम कार्नाट साइकिल जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पहले वो देख लें। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो ये वाली वीडियो आपको ज़्यादा समझ आएगी। तो उस कार्नाट साइकिल को हम यहाँ पर कार्नाट वेपर साइकिल कहेंगे। अब हम देखते हैं कि स्टीम पावर प्लांट होता क्या है, स्टीम पावर प्लांट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और ये आपस में किस तरह काम करते हैं। स्टीम पावर प्लांट 4 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है: पंप, टरबाइन, बॉयलर और कंडेंसर। अब ये कंपोनेंट्स आपस में किस तरह मिलकर काम करते हैं वो हम देखते हैं। पंप में पानी हम प्रेशराइज करते हैं बॉयलर के प्रेशर तक। उसके ये यानी यहाँ से यहाँ तक ये पानी प्रेशराइज हो चुका होता है, लेकिन ये भी लिक्विड हालत में होता है। बॉयलर में हम हीट ऐड करते रहते हैं फर्नेस की मदद से, और पानी का टेम्परेचर बढ़ता रहता है और ये स्टीम में कन्वर्ट होता है। अब ये उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम बनती है, हम उसको टरबाइन में एक्सपैंड करवाते हैं। टरबाइन की शाफ्ट इलेक्ट्रिक जनरेटर के साथ कपल होती है और इस दौरान इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस होती है। टरबाइन से निकलने के बाद यहाँ पे जो स्टीम इंटर हुई थी वो स्टीम कुछ लिक्विड बन चुकी होती है, कुछ वेपर बन चुकी होती है, तो हम उसको कंडेंस करवा लेते हैं एक डिवाइस कंडेंसर में, और उसके बाद कंडेंस होने के बाद ये दोबारा पंप के थ्रू होता है वो बॉयलर, और ये साइकिल बार बार इसी तरह चलता रहता है। अब हम इसी स्टीम पावर प्लांट को टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं। टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम ये इसका एक सैचुरेशन डोम है। इसके लेफ़्ट वाले रीजन को हम कंप्रेस्ड वाटर रीजन कहते हैं। यहाँ पे कंप्रेस्ड वाटर होता है, यानी हम यहाँ पे अपना वर्किंग फ्लूइड वाटर या स्टीम एज्यूम कर रहे हैं। ये दरमियान वाला रीजन सैचुरेटेड रीजन कहलाता है, यानी यहाँ पर स्टीम भी होती है और पानी भी होता है, मतलब वेपर और लिक्विड सैचुरेशन कंडीशन में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ये वाला लाइन हमारी सैचुरेटेड लिक्विड लाइन कहलाती है। यहाँ पर सिर्फ लिक्विड होता है। अगर इस लाइन यहाँ पर एक कोई फ्लूइड एग्जिस्ट कर रहा है, उसको थोड़ी सी हीट मिलेगी, वो वेपर बनना शुरू कर देगा, और उसमें थोड़ी सी हीट निकलेगी तो वो वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह ये सैचुरेटेड वेपर लाइन है। यहाँ पर सिर्फ वेपर होगा इस लाइन के अलावा। इसको थोड़ी सी हीट मिलेगी, ये गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर इसमें से हीट निकलेगी तो दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू कर देगा। इस के दरमियान लिक्विड और वेपर दोनों एग्जिस्ट करते हैं। अब हम थोड़ा कार्नाट साइकिल डिस्कस करते हैं कि स्टीम पावर प्लांट को हम कार्नाट साइकिल के ऊपर किस तरह ऑपरेट कर सकते हैं। तो मैंने ये यहाँ पर कार्नाट साइकिल सैचुरेशन डोम के अंदर बना दिया है। कार्नाट साइकिल 4 प्रोसेस पर मुश्तमिल होता है, जिसमें 2 प्रोसेसेस आइसेंट्रोपिक और 2 आइसोथर्मल होते हैं। अब शुरू करते हैं हम यहाँ से। हमने बॉयलर में जो हीट ऐड किया, कार्नाट साइकिल के मुताबिक हम ऑपरेट करते हैं, तो यहाँ पर हमें कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन होना चाहिए। कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन होता है 1 से 2 के दरमियान, यानी ये सैचुरेटेड लिक्विड सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास स्टीम बनती है उसको हम टरबाइन में एक्सपैंड करवाते हैं, और ये आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होती है। मतलब ये कि रिवर्सिबल प्रोसेस होता है।
और हमें मैक्सिमम वर्क मिलता है 2 से 3। उसके बाद यहाँ पर 2 से 3 के दरमियान जब ये निकलती है स्टीम टरबाइन के एग्जिट पे, तो यहाँ पे सैचुरेटेड लिक्विड भी होता है, वेपर भी होता है। हम इसको कंडेंस करवाते हैं कंडेंसर में और दोबारा यहाँ पर ये प्रेशराइज होकर पंप में चली जाती है। दोस्तों सैचुरेशन रीजन में हम एक रेशो डिफाइन करते हैं जिसको हम ड्राइनेस फ्रैक्शन या क्वालिटी कहते हैं। वो क्या बताती है? वो बराबर होती है कि मास ऑफ वेपर कितना है ओवर टोटल मास। टोटल मास से मुराद यानी लिक्विड और वेपर का टोटल मास कितना है, यानी मास ऑफ वेपर ओवर टोटल मास ऑफ लिक्विड प्लस वेपर, वो डिफाइन करती है। इस लाइन के अलॉन्ग हमारी क्वालिटी 1 होती है और इस लाइन के अलॉन्ग क्वालिटी 0 होती है। अब देखते हैं कि क्या कोई इशू है जब हम स्टीम पावर प्लांट को कार्नोट साइकिल के ऊपर ऑपरेट करवाते हैं। कार्नोट साइकिल ये लिमिट लगाता है कि हीट एडिशन जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होनी चाहिए। अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर पर हीट ऐड करवाएं तो इसका मतलब कि हमें सिर्फ सैचुरेशन रीजन में ही मूव करना पड़ेगा। तो इस दौरान हम सिर्फ इस जगह पर हीट ऐड करवा सकते हैं और हमारे पास जो स्टीम का मैक्सिमम टेम्परेचर हो सकता है वो सिर्फ 374 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। तो हमने मैक्सिमम टेम्परेचर के ऊपर लिमिट लगा दी, तो इसका मतलब है कि हमने एफिशिएंसी के ऊपर लिमिट लगा दी, क्योंकि कार्नोट साइकिल ये कहता है कि एफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम टेम्परेचर रिजर्वायर और लोएस्ट टेम्परेचर रिजर्वायर पर डिपेंड करती है। तो हमने एफिशिएंसी को लिमिट कर दिया। दूसरी चीज़, अब हम इसको डिस्कस करते हैं, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इन टरबाइन। जब टरबाइन में स्टीम इंटर होती है तो इसकी क्वालिटी 1 होती है, लेकिन जो जो ये एक्सपैंड करती जाती है इसकी क्वालिटी कम होती जाती है, क्योंकि ये आपसे आप देखेंगे सैचुरेटेड लिक्विड लाइन से इसका फासला बढ़ता जा रहा है मुसलसल। अब यहाँ पे जब टरबाइन से स्टीम निकलती है तो इसकी क्वालिटी काफ़ी कम होती है और ये चीज़ टरबाइन के ब्लेड्स को काफ़ी ख़राब करती है और उसकी लाइफ कम करती है, एरोजन होती है। तो ये फिजिबल नहीं है ये टरबाइन के लिए। 3 से 4 के दरमियान ये अपनी हीट रिजेक्ट करता है कंडेंसर को। कंडेंसर में से एक नियर बाय लेक कैनाल का जो पानी आ रहा था उसको, उसके बाद यहाँ से हम आइसेंट्रोपिक कंप्रेस करवा देते हैं। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन का प्रोसेस होता है पंप। अब इस रीजन को ऑपरेट करवाना में मसला ये है कि यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पर रोकना, इस ख़ास क्वालिटी पर रोकना भी काफ़ी मुश्किल है कंडेंसर के अंदर। और उसके बाद हमारे पास कोई ऐसा डिवाइस नहीं है, कोई पंप या कंप्रेसर ऐसा नहीं है कि जो 2 फेज़ फ्लूइड को कंप्रेस करे। अब एक इशू ये वाला, यानी 2 फेज़ फ्लूइड वाला, मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिटेशन, थर्मल एफिशिएंसी लिमिटेशन, और ये टरबाइन के अंदर टरबाइन के एग्जिट पे जो हमें स्टीम मिल रही है लो क्वालिटी पे, जो हमारी टरबाइन को ख़राब करती है। ये इश्यूज़ मसला करते हैं। अब इस मसले को हल करने के लिए हमने जो कार्नोट साइकिल सैचुरेशन डोम के अंदर लगाया, हम इसको सैचुरेशन डोम के बाहर ऑपरेट करवाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमने हीट एडिशन हुई, यहाँ से 2 से 3 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हुई, 3 से 4 इसने कंडेंसर में हीट रिजेक्ट की और 4 से 1 ये दोबारा कंप्रेशन हो गई। अब आइसेंट्रोपिक यहाँ पर क्वालिटी सुपर हीटेड रीजन है, क्वालिटी ज़्यादा है, स्टीम क्वालिटी 1 नहीं होगी। यहाँ पे दोबारा ये क्वालिटी 1 के ऊपर ही ख़त्म हो जाती है एक्सपेंशन होने के बाद। उसके बाद 3 to 4 कंप्लीट कंडेंसेशन होती है, सैचुरेटेड लिक्विड हमें मिलता है, उसको कंप्रेस कराना आसान है। लेकिन यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा हैवी ड्यूटी पंप चाहिए होगा जो इसकी इस हाई प्रेशर तक लेके जाए। इस साइकिल में अगर हम इसको सैचुरेशन डोम के बाहर ऑपरेट करवाते हैं तो उसके कुछ मसाइल तो हल हो जाते हैं, लेकिन जो हीट एडिशन का मसला है यहाँ पर, अब इस लाइन के अलॉन्ग टेम्परेचर तो कांस्टेंट है क्योंकि ये टीएस डायग्राम है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेम्परेचर कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन इस लाइन के अलॉन्ग प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे आइसोथर्मल हीट एडिशन नहीं होगा। तो और ये वाला मसला कंप्रेशन वाला, ये हमें बहुत बड़े साइज़ का हैवी ड्यूटी पंप चाहिए होगा। तो कार्नोट साइकिल जो है वो हमें फिजिबल या कोई फिजिबल एफिशिएंसी या कोई हमें मुनासिब एफिशिएंसी नहीं देगा। तो इस
स्टीम पावर प्लांट को हम कार्नोट साइकिल के ऊपर इन इश्यूज़ को देखते हुए नहीं चला सकते कि जब हमें एफिशिएंसी भी कम मिल रही हो और हमारा पंप का वर्क भी बहुत ज़्यादा हो और इसकी क्वालिटी की भी मसाइल हों, तो हमें कोई नया साइकिल ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। तो आज की वीडियो हम यहीं तक, चलो दोस्तों जो पढ़ा है उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने देखा कि हम जब कार्नोट साइकिल के ऊपर स्टीम पावर प्लांट को चलाने की कोशिश करते हैं तो हमें काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए ये टेक्निकली और इकोनॉमिकली इसलिए कि स्टीम पावर प्लांट कमर्शियल पर्पसेस के लिए लगाए जाते हैं। ये फिजिबल नहीं है कि हम स्टीम पावर प्लांट को कार्नोट वेपर साइकिल के ऊपर चलाएं। तो हमारी तलाश, हम कोशिश करेंगे कोई और नया साइकिल तलाश करें जिसके ऊपर हम स्टीम पावर प्लांट को ऑपरेट करवा सकें। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय।